तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर। आज की क्लास में भी इसी टॉपिक को हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हम फ्रिक्शन को नेसेसरी एविल कहते हैं, मतलब एक ऐसा दुश्मन है जो कि जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं, इसके कहने के पीछे क्या कारण है, इसको हम आज की क्लास में समझेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं अब तक। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया है और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर दो सरफेसेस को ज्यादा जोर से दबाया गया, यानी कि एक चीज भारी है तो वो ज्यादा जोर से दबाएगी दोनों सरफेस को, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छे तरीके से होगी, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन जो है हमको स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की फॉर्म में देखने को मिलता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं, तो जस्ट उसको मूव करते टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो फिर हम उसे स्लाइड करते रहते हैं, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हमने ये देखा है प्रैक्टिकली बिहेवियर में कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होती है, थोड़ा सी छोटी होती है। इसके पीछे हमने रीजन भी देखा था। इसके पीछे हमने रीजन ये देखा था कि जो इरेगुलरिटीज होती है, हमने बोला था जो सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज है। अब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे चलेगा, ये देखो इरेगुलरिटी है ना दोनों के बीच में, यहाँ भी उबड़ खाबड़ है, ये भी उबड़ खाबड़, ये इसके ऊपर ऐसे चल, अगर ये इसके ऊपर रुका हुआ है तो मतलब इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो हमको इंटरलॉकिंग हटाने के लिए थोड़ा सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगी, है ना। अब जैसे ये मूव करने लगा तो अब जैसे जैसे स्लाइड करता रहता है तो टाइम नहीं मिलता है इंटरलॉकिंग को ज्यादा मजबूत होने का, है ना। इंटरलॉक नहीं हो पाते जल्दी से, तो हम मूव करते रहते हैं, इंटरलॉक नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आज की क्लास में यहां से आगे की बात हम करेंगे। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, लिखना और इसे याद भी रखना। हम आज बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के ऊपर ही, लेकिन फ्रिक्शन को हम एक संज्ञा देते हैं। फ्रिक्शन को हम क्या देते हैं, एक संज्ञा देते हैं। ठीक है, और वो संज्ञा क्या है, वो संज्ञा है फ्रिक्शन अ नेसेसरी, फ्रिक्शन अ नेसेसरी। लिखिए इसे, चलिए तो कुछ केसेस के ऊपर बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। दो तरीके, दो पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, आप इनको मुझे बताना और देखते हैं आप बात को समझ पाते हैं या नहीं। ठीक है, अब बात को समझना है आपको। जो जो बातें हम यहाँ से करेंगे, जो जो एग्जांपल्स के ऊपर मैं बात करूंगा, आप बात को पकड़ने की कोशिश करना कि फ्रिक्शन को ऐसा क्यों बोला गया है, नेसेसरी एवल, मतलब जो दुश्मन भी है जिसकी वजह से हमको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इस दुश्मन को हम छोड़ भी नहीं सकते। इस दुश्मन को हम ये हमारी जरूरत भी है ना। देखें, सपोज आपके हाथ में ग्लास है एक, तो ग्लास सपोज एक कांच का ग्लास है ना, और एक हमारे पास कुल्हड़ है। सपोज एक कांच का ग्लास है और एक कुल्हड़ है। कुल्हड़ आप जानते हैं ना, मिट्टी का जो ग्लास होता है उसको कुल्हड़ बोलते हैं। सपोज क्या करा आपने, इन दोनों में से ही सपोज आप खाना खाते टाइम आप ग्लास से चाय पी रहे हैं, या फिर आपने ग्लास में कुछ जूस वगैरह लिया है, तो खाना खाते टाइम सपोज आपके हाथों पे ऑयल लग गया, खाने का तेल चिपक गया। आप कांच के गिलास को पकड़ेंगे, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर कुल्हड़ के गिलास को पकड़ना आपके लिए ज्यादा आसान होगा? बताइए, कांच के गिलास को पकड़ना तेल वाले हाथों से आपके लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर कुल्हड़ वाले गिलास को पकड़ना? तो आंसर है कुल्हड़ वाले गिलास को। क्यों? कांच की सतह जो है, कांच का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। अब जैसे ही मैं उसे अपने तेल वाले हाथों से पकड़ूंगा तो वो और स्मूथ हो जाएगा, मतलब कि वहां पर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, यहां पर घर्षण नहीं रहेगा।
नो तो नहीं कह सकते, लेस फ्रिक्शन बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि लेस फ्रिक्शन वहां पर रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर लेस फ्रिक्शन जो है हमको देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए कि अगर फ्रिक्शन होता ही ना, अगर घर्षण होता ही ना, तो आप किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड करना हमारे लिए क्या रहता, मुश्किल रहता। तो विदाउट फ्रिक्शन हम देख रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन यानी घर्षण के बिना हम देख रहे हैं, मार्कर नहीं पकड़ सकता है ना, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, आप किसी सामान को उठा नहीं सकते, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा। हम किसी चीज को कब पकड़ पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ और जो भी चीज हम पकड़ रहे हैं उसके बीच जो इरेगुलरिटीज होती है वो इंटरलॉक हो जाती है, तभी तो मैं पकड़ पा रहा हूं। अदरवाइज तो नो फ्रिक्शन, दैट मीन्स कि मैं कोई ग्रिप ही नहीं पकड़ पाता, यानी कि वो चीज मेरे हाथ से फिसलती रहती है ना। बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जरा सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए कि आप पेन से लिखना चाह रहे हैं पर आप लिख ही नहीं पा रहे, और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, पेन से जब पेज के ऊपर लिखते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फ्रिक्शन नो राइटिंग, वी कैन नॉट राइट एनीथिंग। जब हम लिखते हैं किसी कागज के ऊपर तो पेन की जो निब होती है और जो कागज का जो सरफेस होता है उसकी इरेगुलरिटीज के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से पेन की इंक निकल करके कागज के सरफेस के ऊपर चिपक जाती है और हम जो लिखते हैं वो लिखा हुआ दिखाई देता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो सकता, मतलब विदाउट फ्रिक्शन नो राइटिंग। और सुनिए, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक, चल नहीं सकते आप। कैसे? आपको जमीन पर जब चलना होता है तो आपका पैर और जमीन के जो सरफेस होता है उसकी इरेगुलरिटीज के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, यानी इंटरलॉकिंग होती है। तो आपकी जमीन पर ग्रिप बनती है, इस वजह से आप जमीन को पीछे धकेल पाते हैं और फिर आगे की डायरेक्शन में बढ़ पाते हैं, है ना। यही तो होता है, जब आप पैर रखते हैं जमीन पर तो आपका पैर बिल्कुल स्टिक हो जाता है, जम जाता है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप पैर रखेंगे जमीन पर तो फिसल जाएंगे। जरा इमेजिन कीजिए कि आपके घर का फर्श है, उस पर साबुन का पानी पड़ा हुआ है, क्या आप उसमें चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लेस है, घर्षण कम है। अब सोचो घर्षण हो ही ना, फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाए तो आपका उस सरफेस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और भी काफी सारी चीजें हैं, मतलब विदाउट फ्रिक्शन हमारी जो मशीन्स हैं ये काम नहीं करेंगी। नो मशीन, मशीनें काम नहीं करेंगी, क्योंकि मशीन के जो पुर्जे होते हैं, मशीन के जो ऑटोमेटिक पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए वो अटक पाते हैं एक दूसरे के साथ और काम कर पाते हैं, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अटक नहीं पाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे, तो जो चीज हमको चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, मशीन काम नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं आप? तो विदाउट फ्रिक्शन हम इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी के, और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे हम क्या क्या काम नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ के विदाउट फ्रिक्शन। मतलब आपको लग रहा होगा फ्रिक्शन तो अभी बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब फ्रिक्शन आपके लिए जरूरी है, ये बात आप समझ गए, तो इसको रखते हैं साइड, इसको रखते हैं साइड में। अब देखिए, विद फ्रिक्शन या फिर ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन, जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन जब हम एक ही शूज पहन के बहुत लंबे टाइम तक चलें तो वो शूज का सोल जो है, जो तलवा है, वो घिस जाता है, फट जाता है। तो शूज जो हमारे हैं वो वियर टियर होते हैं, है ना। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है ना, चाहे वो स्कूटर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ट्रक हो, कार हो, है ना, जो भी है, महीने 6 महीने में उसको उसकी एक बार सर्विसिंग या मेंटेनेंस करवाना होता है। क्यों करवाना होता है? क्योंकि
जो कार के पुर्जे हैं, जो गाड़ी के पुर्जे हैं, वो आपस में काम करते करते इतना रगड़ जाते हैं कि वो वियर एंड टीयर आउट हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। यानी मशीन के जो पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट वियर एंड टीयर आउट, है ना। मशीन के जो पार्ट्स हैं वो वियर आउट और टीयर आउट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। बता रहा हूं मैं फ्रिक्शन के कारण क्या क्या होता है। इसके अलावा ड्यू टू फ्रिक्शन जो गाड़ी के टायर हैं वो खराब हो जाते हैं टाइम टू टाइम। एक गाड़ी का टायर जो है 1 साल बाद हमको दोबारा डलाना होता है, पैसा खर्च होता है इसमें, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। बट इधर आपने देखा कि फ्रिक्शन के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, मतलब एक ऐसा दुश्मन है जिसको हमको अपने साथ रखना ही पड़ेगा, है ना, जिसको हमको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तो हम इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बात आप लिखें, नोट डाउन करें, और इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट लिखवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेंगे जरा, विदाउट फ्रिक्शन हम क्या नहीं कर सकते, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन क्या क्या होता है। तो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी, है ना। ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। तो हमको अब तक के डिस्कशन से ये बात पता लगी फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मैनी wear and tear problems, wear and tear out related problems घर्षण के कारण वस्तुओं के फटने व खराब होने की संभावना रहती है। फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मेनी वियर एंड टीयर आउट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। घर्षण की वजह से काफी चीजें, जैसे मैंने शूज बताया आपको, आपके जूते जो हैं उनके तलवे फट जाते हैं कुछ टाइम बाद, है ना। बट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर our daily life activities परंतु घर्षण हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों हेतु अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये दोनों बातें लिखेंगे।
दोनों पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट, छोटा सा काम। वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको निम्न घटनाओं को समझाना है, ठीक है। और किसके बेसिस पर समझाना है? किसके बेसिस पर समझाना है? फ्रिक्शन के आधार पर, जो अब तक हमने पढ़ा उसके आधार पर आपको इनको समझाना है, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इनको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। Why is it difficult to move? मेरे साथ साथ लिखते जाइए। On a wet floor, गीले फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है? नेक्स्ट लिखेंगे। We can write on paper with pen और पेंसिल। हम पेन या पेंसिल की सहायता से लिख पाते हैं पेपर पर। We can write on blackboard with chalk। नेक्स्ट लिखेंगे टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल wear out after wear out। गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। We are able to walk on ground। हम जमीन पर चल सकते हैं। नेक्स्ट, we can fix a nail। नेल का मतलब होता है कील। ऑन वॉल, हम दीवार पर कील कैसे ठोक सकते हैं? सारा आपको फ्रिक्शन की भाषा में समझाना है। फ्रिक्शन की वजह से ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, है ना। वी कैन टाई अ नॉट। नॉट मतलब हम गांठ बांध सकते हैं, है ना। धागे की गांठ बांधते हैं, तो वो हम कैसे बांध सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? फ्रिक्शन के बेसिस पर लिखेंगे। जल्दी से लिखेंगे, अभी और भी हैं, जल्दी से लिखेंगे। यहां तक हो गया? यहां तक सबने लिख लिया 7 पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलिए। ऊपर वाले में कुछ इरेज करके इनकी जगह नए लिख रहा हूं। जो लोग लिख रहे हैं नीचे वाले पे होंगे, अभी लिख लीजिए, ठीक है। हम एक गांठ बांध सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। हम एक बिल्डिंग बना सकते हैं। आवर शूज गेट्स wear and tear out। हमारे जूते के जो तलवे होते हैं, सोल होते हैं, वो फट जाते हैं कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट,
machine parts gets wear and tear out। हमको गाड़ियों की जो मशीनें होती हैं उनके मेंटेनेंस करनी होती है, क्योंकि उनके पार्ट्स जो हैं खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं कुछ टाइम बाद। चलिए 10 बहुत है, 10 आर इनफ, 10 आर इनफ। इनको आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में फ्रॉम योर होमवर्क। अपने होमवर्क से ये आपको एक्सप्लेन करने हैं 10 पॉइंट्स कि घर्षण की वजह से कैसे हम इन चीजों को समझा सकते हैं, कैसे इनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें एक बार। चलिए, तो आई होप यहां तक की बातें आपकी समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप तक आपने जो जो चीजें सीखी वो आपके दिमाग में होंगी। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूं, जो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो बातें लिखी है, इनका क्या मतलब है। ठीक है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ वेट फ्लोर। एक गीले फर्श पर चलना हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है। वी कैन राइट ऑन पेपर विद पेन पेंसिल। हम कागज पर पेन या पेंसिल की सहायता से कैसे लिख पाते हैं। वी कैन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। ब्लैक बोर्ड पर अगर हमको लिखना है तो चॉक की मदद से हम कैसे लिख पाते हैं, क्या रीजन है उसका। अवर टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स वेयर आउट। जो हमारी गाड़ी के टायर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड। हम जमीन पर चल पाते हैं। वी कैन फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। हम कील ठोक पाते हैं दीवार पर, कैसे। वी कैन टाई अ नॉट। हम एक गांठ बांध सकते हैं धागे में, है ना, कैसे। इसके अलावा वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। हम एक घर बना सकते हैं, एक बिल्डिंग बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं, इसका के पीछे क्या रीजन है, फ्रिक्शन के बेसिस पर इसको समझाने का। आवर शूज गेट्स वियर एंड टीयर आउट। हमारे शूज जो हैं वो फट जाते हैं, उनके तलवे जो है फट जाते हैं कुछ टाइम के बाद, चलने के बाद। ऐसा क्यों होता है। और मशीन पार्ट्स गेट्स वियर एंड टीयर आउट। जो हमारी मशीनें होती हैं उनके पार्ट्स जो होते हैं कुछ टाइम बाद चलने के वो खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो ये सारे कारण आपको समझाने हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ आपको ये बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सबका आंसर है, लेकिन कैसे फ्रिक्शन काम करता है ये आप सबको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जो बातें सीखी वो आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई जब फ्रिक्शन हमारे लिए एक ऐसा दुश्मन है जिसके साथ हमको जिंदगी बितानी है, तो अब हम देखेंगे कि जब हमको फ्रिक्शन की जरूरत है तो हम उसको कैसे इंक्रीज करें, और जब हम उसको जरूरत नहीं है तो हम कैसे डिक्रीज करें। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आए होंगी, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।